मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की तरफ जो मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। कसूरी साहब, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बहुत ही अनयूजुअल किस्म की डिप्लोमेटिक रवायात से हट के एक बहुत ही तवील तकरीर देखी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे ताबड़तोड़ हमले किए। कैसे देखते हैं, क्या एसेस करते हैं? जी हाँ, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैंने उनकी तकरीर शुरू हुई तो मैं कुछ घबरा गया, क्योंकि मैंने देखा उनके हाथ में कागज वागज कुछ नहीं था। मुझे डर ये था कि जब आप दिलबदी तकरीर करें तो कोई ना कोई अहम नुक्ता रह जाता है। लेकिन जो मुझे हैरानी हुई वो तो ठीक है, वो जो पहले पॉइंट्स उन्होंने करने ही करने थे उसमें एक आध रह भी जाता, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, मनी लॉन्ड्रिंग और इस्लामोफोबिया, तो पाकिस्तानी को खास कैच ना करते क्योंकि वो जनरल टर्म्स में बात थी। लेकिन पाकिस्तानी बड़े फोकस्ड हैं कश्मीर पे और उनके इंटरनेशनल ऑडियंस भी था, पाकिस्तान भी था। मुझे डर था कि कोई ना कोई अहम पॉइंट रह ना जाए। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि वो जो मेन पॉइंट बनाने वाले थे, जो बताने वाले थे, बता दिए। अब होता ही है कि जब आप फिल्मबदी तकरीर करें तो उसका असर तो ज्यादा होता है, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग करता रहता हूँ। यूएन में लोग इसलिए घबराते हैं या मेन कॉन्फ्रेंसेस में कि आपके कुछ नेशनल पॉइंट्स होते हैं विच यू डोंट विश टू मिस आउट। एक तो उन्होंने इस तरह कॉम्पनसेट किया, तकरीर बड़ी लंबी कर दी। इतनी लंबी तकरीर तो बड़ी रेयर होती है यूएन में। और नंबर दो ये कि ऑब्वियसली अगर उन्होंने लिखा नहीं तो बहुत जबरदस्त उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की होगी, क्योंकि जिस तवातुर से वो पॉइंट सामने आ रहे थे और जिस लॉजिकली खत्म किया गया उसमें देखें, एक तो मल्टीपल ऑडियंसेस थी, एफ्रो एशिया, यानी उन्होंने जब नस्ल की बात की इस्लाम की रूह से, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान भी ऑडियंस था, उन्होंने गांधी की तारीफ की, ग्रेट गांधी, विच मीन्स के जो भी मुखालिफ है बीजेपी से, कांग्रेस के हिंदुस्तान में, वो 66% लोग हैं, बल्कि पहले तो 69 थे। इस इलेक्शन में उनको 36% मिल गए हैं, बीजेपी को तो 64%। उनको भी उन्होंने अपील कर दिया। पाकिस्तानियों को बहरहाल उन्होंने करना ही करना था। तो इतने मल्टीपल ऑडियंसेस को एड्रेस करना, वेस्ट को, पाकिस्तान को, इंडिया जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, इन सबको कश्मीर के लॉजिकल सवाल ये कि थ्रेट नहीं दे रहा कि न्यूक्लियर जंग जो इंडिया कह रहा है पाकिस्तान थ्रेट दे रहा है, थ्रेट नहीं दे रहा, तो हम छोटा मुल्क है। और उस हिसाब से उन्होंने उसको लॉजिक को बढ़ा दिया कि हम तो फिर अगर आप रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर बात करनी लोग कई गैर मौजू समझते थे कि ये थ्रेट की शक्ल होती है। इट वॉज टेकन केयर ऑफ वेरी केयरफुली। तो मैं ये समझता हूँ कि इम्प्रेसिव स्पीच थी और इसका असर डेफिनेटली होगा। जो उन्होंने 7 दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड लीडर से, मीडिया से, मुख्तलिफ थिंक टैंक से और जो यूएन के जो फोरा हैं और जो उन्होंने वहां पॉइंट्स की उनको उन्होंने समेट लिया, एंड इट वाज डन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। अच्छा, एक मैं सवाल पूछूं फिर मैं आपको जाने दूंगा कि हिंदुस्तान जिसकी पूरी कोशिश रही है गुज़िश्ता रबा सदी में कि पाकिस्तान और या कोई भी कश्मीर का नाम अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे दुनिया के सामने ना उठाए। खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में ना पाकिस्तान का नाम लिया ना कश्मीर का नाम लिया। अपनी परंपरा और हिंदू मत और हिंदुइज्म की तारीफ वो करते रहे 3000 साल से। अब हिंदुस्तान का जो रिएक्शन इस पे आएगा इमरान खान साहब की तकरीर पे, वो क्या होगा? वेरी ब्रीफली कि वो वही होगा जो पहले से आ रहा है, क्योंकि जो आरएसएस वाली बात है और हिटलर वाली बात है और ब्राउन शर्ट्स वाली बात है और मुसोलिनी वाली बात है, ये प्राइम मिनिस्टर तकरार से कर रहे हैं, उसका वो कोई लॉजिकल जवाब दे नहीं सके। और उसकी वजह है कि इंडियन मीडिया में जो तो लोग पहले बोलते थे या लिबरल माइंडेड है जो इंग्लिश मीडिया में था, वो तो उनको वैसे उन्होंने डरा के धमका के चुप करा दिया, उनको बल्कि अपने चैनल से ही फारिग करा दिया। उन्होंने अपनी अलहदा कॉलम्स लिखनी शुरू किया या अपने वो भी गूगल पे आके उनके अपने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एड्रेस किया हिंदुस्तान में, इस पे कोई जबरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म करने के काबिल नहीं रहा। ठीक।
यही कहेंगे ना जी हमें, तो ये यही होगा, ठीक है। तो कंपेयर कर, तो मुश्किल होगा उनका जवाब इस पे इफेक्टिवली देना। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर महमूद कसूरी साहब ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने फिलबदी तकरीर की, एक्सटेम्पोर तकरीर मुश्किल होती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जो एक रवायती ब्यूरोक्रेटिक रिटन स्पीच होती है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ख़तरा ये था कि शायद कश्मीर को फोकस ना कर सकें, लेकिन बहुत ही भरपूर तरीके से ना सिर्फ कश्मीर को फोकस किया बल्कि उन्होंने एक न्यूक्लियर जो एक स्पेक्टर है उसको भी दुनिया के सामने रखा। एम्बेसडर साहब क्या करेगा इंडिया? हाउ सी इंडिया तो चाहता ही नहीं था कि ये बात हो। अब ये आरएसएस का एक्सप्लेन करना, अब ये गोलवाकर को एक्सप्लेन करना, अब हेजवेयर को एक्सप्लेन करना, ये सब हिंदुस्तान को कोई जवाब देना पड़ेगा कि गलत कह रहे हैं इमरान खान। देखिए, इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और दूसरे जो लोग उनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि जी दुनिया भाड़ में जाए, हमारी पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है कश्मीर के ऊपर, ओवरवेलमिंग सपोर्ट। उन्होंने किया भी इसीलिए अपनी पब्लिक को खुश करने, मतलब ये कि उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है, एक नफरत का माहौल बना दिया है। और ये आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की इंडिया में, उसी ज़माने में आरएसएस वगैरह बनी और उनकी पॉलिसी भी यही है, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये गांधी और नेहरू और जिन्ना और दूसरे लोग थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाई। इन लोगों का कोई रोल नहीं है। और अब ये इनको मौका मिला है तो ये वही डिवाइड एंड रूल और ये बेसिकली इस्लामिस्ट की तरह है। जिस तरह पाकिस्तान के इस्लामिस्ट जो थे उनका ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट को खास पॉलिटिकल रोल नहीं था, क्योंकि शायद भी नहीं था, क्योंकि ये सब लोग शायद खुश थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से कि लड़ो मरो। इन्होंने बाद में आके हिंदुस्तान फॉर हिंदूज करने की कोशिश की है। सर क्विकली नजमुद्दीन शेख साहब, हिंदुस्तान का रिएक्शन किन खतूत पे होगा? ये आरएसएस का क्या जवाब वो देंगे? देखिए, आपने एक बात की जो मुझे दिल से लगी, वो ये कि नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान नहीं, नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जिसकी नुक्ताचीनी की है और हिंदुस्तान को अलहदा छोड़ा है, उसमें इम्प्लिसिट ये था कि हिंदुस्तान में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी कर रहा है वो गलत है। अब वहाँ पे अक़लियत होगी जो ये चीज़ कहेगी और सुप्रीम कोर्ट शायद इसको बदले नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ये याद रखना है कि हिंदुस्तान पड़ोसी रहेगा, जोग्राफिया को बदला नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो है वो हमारे लिए वबाल जान बनता है और उसकी वजह से जब वो 180 मुसलमानों का जिक्र करते हैं हिंदुस्तान में, और जब वो इसका जिक्र करते हैं कि ये पॉलिसीज़ जो अभी सईद खालिद ने बात की कि भाई ये तो लोग वो हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, सिर्फ एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात की है, तो ये एक पहलू है जिस पे मुझे लगता है कि तवज्जो देनी ज़रूरी है। एक कि हम ये देखें कि हमें मसला हिंदुस्तान के साथ नहीं है, हमारा मसला नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के साथ है। और हमारी उम्मीद ये होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो है वो बदलेगा और वापस उसी हिंदुस्तान, वैसे ही हिंदुस्तान बनेगा जो इससे पहले था। दूसरा कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका जिक्र मैं समझता हूँ इमरान खान ने जिस खूबी से किया है वो किसी को डाउट में नहीं छोड़ेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जो ब्लड बाथ की बात कर रहे हैं, ये दुनिया को याद रखना पड़ेगा कि जब भी ये कर्फ्यू उठा, जब भी आपने कश्मीरियों को थोड़ा सा रिहा किया, तो वहाँ पे जो सूरत हाल पैदा होगी उस कानिज का फिर कौन हिसाब रद्द-ए-अमल होगा, ये याद दिलाना जरूरी था। हाँ। और बिल्कुल सही, मेरे साथ रहिए, रिएक्शन होगा, बिल्कुल सही, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, ठीक है, मेरे साथ है। जल साहब, ये बहुत दिलचस्प बात है कि डॉक्टर प्रोफेसर आयशा जलाली लिखती हैं अपनी किताब में सोल स्पोक्समैन में कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कायद-ए-आज़म थे, वो इंडिया की टर्म वो कहते थे कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान की टर्म यूज़ करते थे।
وہ انڈیا کی ٹرم یوز نہیں کرتے تھے. انڈیا ایک براڈر ٹرم یوز کرتی ہے انڈین گورنمنٹ اپنے لیے, دی انڈین گورنمنٹ. شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نریندر مودی کے ہندوستان کو صرف ہندوستان کہیں, بلکہ یہ کہیں کہ یہ نریندر مودی کا ہندوتوا ہندوستان ہے جو ہمیں ناقبول ہے, جیسے وہ پہلے پاکستان میں پک اینڈ چوز کرتے رہے. کیونکہ اب یہ بیٹل لائن ڈرا ہو گئی ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ چلنے والی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو